Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एवरेज पावर के बारे में कि जब हमारे सर्किट के अंदर ओनली रजिस्टर कनेक्टेड हो तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, वो हमने डिस्कस किया। एवरेज पावर कैसे निकाला जाता है, कोई फंक्शन टाइम पे पर डिपेंडेंट हो तो वो हमने देखा। ओके, तो वो मेथड भी हमने डिराइव की और समझे भी थे हमने। तो स्टूडेंट वोल्टेज और करंट के केस में मतलब में हमारे सर्किट में ओनली आर या कोई भी कंपोनेंट जैसे कि ओनली इंडक्टर ओनली कैपेसिटर हो तो उस केस में करंट और वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है फेज़ में वो कैसे दिखाए, जो फेज़ में डिफरेंस आता है उसको दिखाने के लिए हमें फेजर डायग्राम की रिक्वायरमेंट आती है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में फेजर डायग्राम का एक टॉपिक दिया है 7.3। तो ये फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर क्या है, तो एक रोटेटिंग वेक्टर है। तो रोटेटिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आई इस चैप्टर में, तो क्या हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल दिखाना हो तो रोटेटिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो फेज एंगल होता है कोई इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, वो डिफरेंट इंस्टेंट पे वो डिफरेंट मिलेगा। मतलब में टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होते रहेगा वोल्टेज और करंट का। तो उस केस में उस पोजीशन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें पोजीशन दिखाना हो करंट और वोल्टेज का तो हमें फेजर डायग्राम की रिक्वायरमेंट आएगी। ओके, तो चलो कैसे ड्रॉ किया जा सकता है फेजर डायग्राम। ओके, फेजर डायग्राम के ड्रॉ करने की मेथड क्या है वो समझते हैं। फिर डिफरेंट कंपोनेंट के अक्रॉस में हम ऐसी सोर्स सप्लाई करके उसके बीच में जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम डिराइव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक है अपना फेजर डायग्राम या तो फेजर। तो स्टूडेंट फेजर क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है। रोटेटिंग वेक्टर इसलिए कि हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज का फंक्शन था या तो वोल्टेज का फॉर्मूला था Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो Vm है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल ये मैं ग्राफ के अंदर दिखाऊँ तो ये अपना साइन का ग्राफ होगा। ओके, ये ओमेगा टी एंगल, तो कोई इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू ये होगी, कोई इंस्टेंट पे ये होगी, कोई इंस्टेंट पे ये हो सकती है, कोई इंस्टेंट पे जीरो भी हो सकता है। तो ये हमें वेक्टर से दिखा है इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ओके, इसका पोजीशन ऐसे वेक्टर से दिखा है तो वो कोई इंस्टेंट पे वो चेंज होते रहता है, तो वो हम नॉर्मल वेक्टर से ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोटेटिंग वेक्टर लेना पड़ेगा जो यूनिट सर्कल में रोटेट होते रहेगा। तो उस केस में हमें रोटेटिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नेम है फेजर। ओके, तो फेजर से हम वोल्टेज और जो करंट है अपने पास I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, उसके बीच का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो रिलेशन निकाल दें फेजर डायग्राम से कि फेज एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए चलो हम पहले सर्किट जो स्टार्टिंग में पढ़ी है, कौन सी सर्किट, तो क्या ओनली आर वाली रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट। जब सर्किट में ओनली आर हो तो उस केस में करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है, तो करंट का पहले वोल्टेज का फॉर्मूला लिखे तो V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था। और करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी, ये करंट का फॉर्मूला था। अभी मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ये फेज एंगल दोनों के बीच का दिखाना हो तो कैसे दिखा है। तो उसके लिए हमने पहले तो वेव फॉर्म दिखाया था, वेव डायग्राम दिखाया था। तो ये वेव डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ पे। ये आपका एंगल ओमेगा टी इसके ऊपर। ओके, ये एक्सिस के ऊपर वोल्टेज करंट दोनों लेंगे। अभी जो आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है जिसमें देखो ये जीरो साइन जीरो जीरो, साइन 2 पाई कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा ना, साइन पाई जीरो, साइन 3 पाई बाई 2 जीरो, सॉरी मैक्सिमम, लेकिन -1 में आएगा, और साइन 2 पाई जीरो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है v वो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन है तो वो जीरो कहाँ पे होगा, तो कि साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0। ओके, साइन पाई बाई 2 +1, साइन 3 पाई बाई 2 -1। तो ये आपका ग्राफ बनेगा किसका, वोल्टेज का ग्राफ। ये है आपका वोल्टेज। ओके, v।
क्लियर। अभी करंट का दिखाना हो तो करंट का ग्राफ कैसे आएगा, देखो करंट का फॉर्मूले में आई एम क्या है, क्योंकि आई एम इक्वल्स टू हम लिखते थे वी एम बाई आर, जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। अभी ये आई एम है वो वी एम से कम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो ये आई एम कम होता है। और यहाँ पे देखो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब फेज डिफरेंस इसमें जीरो है। यहाँ पे आपका फेज एंगल क्या है, जीरो। तो फेज एंगल जीरो है और करंट की वैल्यू कम आती है, तो हम इसमें दिखा सकते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा हूँ ये क्या है कि करंट है, ओके, ऐसे ये करंट है। अभी मुझे फेजर एंगल दिखाना है, ओके, फेजर डायग्राम दिखाना है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएं, तो यही डायग्राम के अंदर आपको क्या करना है, तो कि पहले ये कोई इंस्टेंट पे, ओके, कोई इंस्टेंट पे यहाँ पे ओमेगा t1 इंस्टेंट पे आपका मैक्सिमम मतलब वोल्टेज की वैल्यू ये होगी। कोई ओमेगा t1 पे आपका जो वोल्टेज हो ये होगी। करंट क्या होगा, तो करंट ये रहेगा। तो उसके अक्रॉस में हमें वेक्टर ड्रॉ करने हैं, उसके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करनी है, जो हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये आपका ओमेगा t1 पे पहले तो वोल्टेज दिखा देते, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज। तो ये आपका v हो गया और उसकी वैल्यू आपको पता ही है, आप यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख सकते हो Vm साइन ओमेगा t, ये हो गया। करंट, तो ये करंट को दिखाएगा कोई इंस्टेंट पे, तो करंट यहाँ पे, तो ये जो है आपका I हो गया, ये I हो गया, क्लियर। और I की वैल्यू आपको पता है, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा टी, ओके। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी, और फेज एंगल क्या है, जीरो है। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम ओनली आर के लिए। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करने हैं। वेव फॉर्म में आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मान लो कि t1 टाइम पे आपका वोल्टेज की वैल्यू ये होगी और उस टाइम पे ही करंट की वैल्यू ये होगी। उसके पैरेलल में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप क्या कर दो, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। ये आपको शो करेगा यहाँ पे करंट की वैल्यू और ये शो करेगा वोल्टेज की वैल्यू। और वो क्या होती है, आई एम, करंट की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये जो डायग्राम हुआ ये आपका फेजर डायग्राम हुआ और ये वेव फॉर्म हुआ, ओके। और यहाँ पे फेज एंगल कितना है, जीरो, फाई जीरो है यहाँ पे, ओके, फाई इक्वल्स टू जीरो फेज एंगल, क्लियर। तो अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद एक न्यू थियरी डिस्कस करते हैं जिसका नेम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। कि अपने पास एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर ओनली इंडक्टर कनेक्टेड है, उसको सप्लाई करना है एसी वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आएगा वो हमें देखना है। तो पहले तो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। आपको इंडक्टर का सिंबल पता होगा, ये इंडक्टर का सिंबल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल ना हो जाए। ये आपका कोइल है, हेलिकल कोइल, जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो ये इंडक्टर का सिंबल है जिसको कनेक्ट करना है आपको किसके साथ, क्योंकि एसी सोर्स के साथ। ये एसी सोर्स के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ओके। इसमें हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। ये आपका इंडक्टर L, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको हम बोलेंगे VL, ओके। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, उसको हम VL से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हमें वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन लाना है, तो हमें इस पूरे लूप के अंदर कोई इंस्टेंट पे कोई I करंट पास हो रहा है, इसमें कोई T इंस्टेंट पे, तो उस टाइम पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करके यहाँ से इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अप्लाइंग KVL इन लूप इस लूप में अप्लाई करें तो कोई इंस्टेंट भी, ये प्लस और ये माइनस है, इस तरफ से करंट जा रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हम V को क्या लेंगे, पॉजिटिव, V माइनस VL इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि हमें पता है किरचॉफ लॉ समेशन IR इक्वल्स टू जीरो होता है, ओके। अभी इसमें V को सब्जेक्ट बना दे तो V इक्वल्स टू VL, ओके।
और वी एल कितना होता है वो आपको पता है, वी एल इक्वल्स टू होता है एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है एल डी आई बाई डी टी। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो ये हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, जहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एप्सिलॉन इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो ये वी एल की वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दे तो अपने पास इक्वेशन बनेगा वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। अभी इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करें तो कि डी टी को सामने मल्टीप्लाई में ले लें, डी आई को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्यों डी आई को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें करंट फाइंड करना है। तो चलो डी आई को सब्जेक्ट बनाए तो डी आई इक्वल्स टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। अभी इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, करंट लाना है। ये डी आई है, मुझे करंट फाइंड करना, दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई होगा। जिससे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी एम का इंटीग्रेशन एम होता है। ओके, तो यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करना है तो कि वी एम मैक्सिमम वैल्यू एल इंडक्टेंस से जो फिक्स होता है उसको हम बाहर ले लें, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। कांस्टेंट को हम कहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर। तो वी एम बाई एल इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। और टाइम का कर रहे हैं यहाँ पे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए ओमेगा कहाँ पे आएगा, डिनोमीटर में आएगा। तो यहाँ पे मेस का रूल अप्लाई करते हैं, वी एम बाई एल इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये आपका फॉर्मूला बना। क्लियर। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू वी एम माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा एल, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, अभी यहाँ पे वी एम बाई एल कुछ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे इक्वेशन में वी एम बाई ओमेगा एल, इसको हम बोलते हैं एक्सेल, सॉरी आई एम मतलब मैक्सिमम करंट। ओके, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, जिसको हम आई एम से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे है, जैसे हम ये लिखते थे वी एम बाई आर इक्वल्स टू आई एम, सिमिलर वी एम बाई ओमेगा एल आपका क्या हो जाएगा, आई एम। तो ये ओमेगा एल क्या है, तो ओमेगा एल इक्वल्स टू एक्सेल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसको, एसी करंट को। कि जो ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, तो कि इंडक्टर ऑफर कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये आर क्या था, तो आर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर, आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर। वैसे ही ओमेगा एल क्या है, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल से डिनोट किया जाता है। ओके, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल इक्वल्स टू, ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई एफ और इंटू एल। तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ से आपको दिख रहा है। ओके, चलो ये सब वैल्यू, ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दे तो आपका इक्वेशन आई इक्वल्स टू आई एम, आगे साइन माइनस है तो माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हुआ। ओके, इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, आई एम पुट किया। ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस से जो रजिस्टेंस ही है, लेकिन कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर। ओके, जैसे नॉर्मल डीसी में रजिस्टर होता है, वैसे एसी सर्किट के अंदर, एसी कंपोनेंट के अंदर इंडक्टर भी एक रजिस्टर ऑफर करता है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसको डिनोट करते हैं एक्सेल से। ओके, और उसकी वैल्यू लिखनी चाहे तो हम 2 पाई एफ एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें कंपेयर करना है, ये एक करंट आया आई इक्वल्स टू आई एम माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, और जो अपना वोल्टेज की वैल्यू है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन ये तो साइन का फंक्शन ही है, कॉस का फंक्शन है, तो कंपैरिजन कैसे करें।
तो हमें कंपैरिजन के लिए हमें इस cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा या तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा होता है, ये हमें पता है। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो बस यहाँ पे माइनस cos थीटा दिख रहा है, तो उसकी जगह पे हम साइन थीटा माइनस 90 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। ओके, ये आपका फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये इक्वेशन जो आपका करंट का, या जब आपका सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर कनेक्टेड हो तब, तो ये करंट का फॉर्मूला और ये वोल्टेज का फॉर्मूला, अभी दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि साइन ओमेगा टी के बाद कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे करंट वोल्टेज से पीछे है। ओके, वो लैग कर रहा है और यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है। तो वो फेज जो दिखा रहे हैं करंट और वोल्टेज के बीच का फेज, उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, हमने रिसेंटली डिस्कस किया फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम का यूज़ करके हम वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो दिखा सकते हैं। तो अच्छे से पहले ये नोट कर लो, इसके बाद फेजर डायग्राम हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं फेजर डायग्राम के लिए। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको वेव डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वेव फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर एंगल और यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ले रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर। पहले तो आपको पता है V इक्वल्स टू क्या मिला आपको, जो वोल्टेज सप्लाई दिया है आपने Vm साइन ओमेगा टी, तो ये साइन का फंक्शन है। और करंट आपका क्या है, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यह है आपके पास। बस दोनों को आपको डायग्राम के अंदर दिखाना है। तो पहले तो Vm को पहले ड्रॉ कर दो, जो वोल्टेज उसका ग्राफ तो सेम ही आने वाला है। कोई भी कंपोनेंट हो, जैसे कि रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तो उस तीनों केस में पहले आपको क्या ड्रॉ कर देना है, वोल्टेज को ड्रॉ करना है, क्योंकि तीनों में सेम ही डायग्राम बनने वाला है। तो पहले ये आप यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर दो इसमें। ओके, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब स्टूडेंट करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करंट के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो करंट क्या है, पहले तो इसमें एंगल लिख देते हैं। ये 0, ये आपका पाई बाई 2, ये पाई, ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इतना क्लियर? ओके, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। तो बस वही हमने यहाँ पे दिखाया, ये वोल्टेज को, ये आपका वोल्टेज है। ओके, अभी हमें दिखाना है यहाँ पे करंट को। अभी करंट देखो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसमें ओमेगा टी की वैल्यू चलो 0 रखे, तो साइन ये 0 और ये क्या, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये साइन माइनस पाई बाई 2 होगा। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है स्टूडेंट, 1, और ये माइनस था, साइन माइनस था, मतलब में यहाँ पे आएगा नेगेटिव माइनस Vm आएगा। तो यहाँ स्टार्ट होगा जब 0 होगा तब। यहाँ पे मैं साइन पाई बाई 2 रखूँ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सॉरी पहले तो पाई बाई 2 यहाँ पे पुट करूँ, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या मिलेगा, 0। तो आपका पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, पाई बाई 2 रखूँगा तब। ओके, फिर यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पाई रखूँ, तो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो मैक्सिमम होगा साइन। तो कहीं पे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। ओके, इसके बाद साइन 3 पाई बाई 2 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर ऐसे ही साइन 2 पाई रखोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, तो कहीं पे यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट को ट्रेस कर दो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक ग्राफ
जो पॉइंट थे उसको ट्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिफरेंस आया फेज डिफरेंस, ये जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, तो ये π/2 का फेज डिफरेंस शो कर रहा है। अभी ये तो हमें ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया ये आपका करंट है। ओके, और जो ये स्ट्रेट लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ वो आपका क्या है, वोल्टेज है। ओके, अभी क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे आपने करंट को नीचे क्यों दिखाया, वोल्टेज को ऊपर क्यों दिखाया, तो कि हमें पता है Im क्या है, Vm/ωL। तो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वोल्टेज से ये कम ही आएगा। ओके, Im कम ही होगा, इसलिए उसको नीचे दिखाना है। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये केयर रखना है कि वोल्टेज को ऊपर दिखाना, करंट को थोड़ा नीचे दिखाना, उसका पीक वैल्यू को भी। दोनों सिमिलर नहीं आएंगे, वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन करंट होगा। ओके, क्लियर। अभी यहाँ पे हमें फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करनी है। इसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया हमने। अभी फर्स्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, तो कि पहले कोई एक इंस्टेंट पे, मान लो कि एक इंस्टेंट ये ले लेते हैं ωt1 टाइम पे, आपका वोल्टेज ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, बस यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर देना इसे। ओके, ये वेक्टर हो गया, ये आपका क्या शो कर रहा है, इसके ऊपर वोल्टेज शो कर रहा है। ओके, और इसकी वैल्यू पता है Vm/ωt होती है। अभी करंट की बात करें, वही इंस्टेंट पे, यही इंस्टेंट पे करंट कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, इसको आगे ट्रेस करें जैसे, तो करंट आपका ये आएगा। ओके, और दोनों के बीच में ये वोल्टेज है, ये करंट है, यहाँ पे I, दोनों के बीच में एंगल 90, ये तो हमें पता है एंगल 90 ही है। फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, π/2, वे π/2 दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे। ओके, तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, बस यही तो आपका ग्राफ है जिसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये एंगल आपका ωt और ये एंगल आपको, ये आपका वैल्यू आएगा I = Im/ωt -π/2। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो V = Vm/ωt। ओके, तो ये फेजर डायग्राम हो गया सिंपल। आपको क्या करना है, पहले कोई इंस्टेंट पे वोल्टेज दिखा देना है, फिर वही इंस्टेंट पे टाइम क्या है वो दिखाना है। ओके, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ये आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हुआ। ओके, फेज एंगल कितना है, π/2 का। अभी इसमें वोल्टेज आ गया या करंट आ गया, तो इस तरफ से आप जाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो उस डायरेक्शन में जो यहाँ से हम जा रहे हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये लीड कर रहे होंगे। ओके, और क्लॉकवाइज में जाओगे तो क्लॉकवाइज में ये क्या होगे, लेग करेंगे। ओके, पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है। एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो ये आपका आगे जा रहा है, मतलब वोल्टेज आगे है कितना, करंट से π/2 जितना, मतलब वो लीड कर रहा है करंट से π/2 जितना। और हम क्लॉकवाइज में देखें, क्लॉकवाइज में रीडिंग ले तो क्लॉकवाइज में हम देखेंगे तो आपका करंट है वो लेग कर रहा है π/2 जितना वोल्टेज से। ऐसे आप बोल सकते हो। MCQ में ऐसे कोई मतलब वर्ड यूज़ होते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में जाओगे तो उसके हिसाब से लीड और लेग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये फेजर डायग्राम कंप्लीट होता है किस में, तो कि AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम पावर लॉस की बात करते हैं, पावर कंजप्शन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करना है पावर के बारे में। जब आपके सर्किट के अंदर ओनली एल हो, मतलब इंडक्टिव सर्किट हो आपके पास, तो उस केस में पावर लॉस क्या होगा, पावर कंजप्शन क्या होगा, वो हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, पावर की बात कर रहे हैं हम, तो पावर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए हमें। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I। ओके, अभी यहाँ पे हमारा ओनली इंडक्टर और सर्किट है, उसमें वोल्टेज और इंडक्टर के बीच का रिलेशन हमें पता है। वोल्टेज आपका यहाँ पे Vm/ωt है, लेकिन जो करंट है वो क्या है आपके पास, Im/ωt -π/2 आया है। ओके, तो बस वो वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, P = Vm/ωt। ओके,
इंटू आई एम, इसमें चलो आई एम की जो वैल्यू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू थे उसको हम कॉस के टर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, अभी ये थोड़ा रीअरेंज करें तो मैक्सिमम वैल्यू को आगे लिखे और माइनस को भी बाहर लाए तो माइनस वी एम आई एम, यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन आया। तो ये पावर जो मिला आपको, ये पावर कोई इंस्टेंट पे है, ये कोई इंस्टेंट पे पावर मिला है आपको। ओके, ये पावर कोई इंस्टेंट के ऊपर का है। हमें तो पूरे साइकिल के अंदर जो पावर आ रहा है वो दिखाना है। साइकिल के मतलब क्या हुआ, तो देखो ये हमारा ग्राफ था साइन का, इससे तो ये पूरी जो साइकिल कंप्लीट हो रही है टी टाइम पीरियड में, उसमें पावर कितना आ रहा है वो देखना है हमें। ये जो पावर हमने निकाला कोई इंस्टेंट पे, कोई टी इंस्टेंट पे, कोई टी टाइम पे ये पावर है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर है। हमें एवरेज पावर चाहिए, तो एवरेज पावर के लिए हम क्या करते हैं, पी एवरेज ऐसे लिखते हैं। ओके, तो वो हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस यहाँ पे वी एम आई एम एवरेज के अंदर, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, ये बनेगा। अभी स्टूडेंट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है, वो आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है। ये वाले फंक्शन को हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ओके, इक्वेशन को रीअरेंज करके कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करें तो P इक्वल्स टू माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हुआ ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास इक्वेशन बनेगा P इक्वल्स टू माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू यहाँ पे आएगा आपके पास 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है। ये हमें पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के अंदर हमने देखा था ये। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा P इक्वल्स टू माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये आया, ये जो पावर है आपका इंस्टेंटेनियस पावर है, कुछ इंस्टेंट पे आया ये पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है। लेकिन पूरे टाइम पीरियड में हमें चाहिए, ये ओवरऑल साइकिल का हमें चाहिए। तो उस केस में हम पावर निकालना चाहे तो वो एवरेज पावर से निकल सकता है। तो हमें एवरेज पावर निकालना हो तो हम एवरेज पावर को ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू यहाँ पे एवरेज साइन 2 ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनेगा। अभी ये तो मैक्सिमम वैल्यू, ये वी एम और आई एम तो वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो वैल्यू है, उसका एवरेज तो वही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, तो ये हमने फाइंड किया था फर्स्ट, जब हम करंट का एवरेज निकाल रहे थे तब हमने साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाला था। साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वो 0 होता है। ये 0 होगा तो आपका जो एवरेज पावर है वो भी क्या आ जाएगा, 0, ये पूरा टर्म 0 आएगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास ओनली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब ओनली इंडक्टर लगाया हुआ है सर्किट के अंदर, तब पावर लॉस क्या आएगा आपका, 0 आएगा, एवरेज पावर 0 है। इसका मतलब क्या होगा, पावर लॉस 0 आएगा। तो ये हो गया पावर किसके केस में, जब आपके सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर कनेक्टेड हो तब। ओके, अच्छे से नोट कर लो।